वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का सेट 3 क्वेश्चन पेपर कोड 6553 को पढ़ने वाले हैं। सेट 1 एंड सेट 2 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वाले सेट के अंदर केवल हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई। हमारे पास आर एक रिलेशन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, यानी पहले वाला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से, दूसरे वाला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से। और रिलेशन किस तरह से है कि जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है एंड जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से 2 लेस होता है, 2 छोटा होता है। तो ध्यान से देखिए, दूसरे वाला 6 से बड़ा नहीं है, यानी ये तो नहीं हो सकता। यहां पे भी 6 से बड़ा है, यहां पर भी, यहां पर भी। अब इनमें आप देख लो कि कौन सा दूसरे से 2 छोटा है। यहां देखिए, इससे 2 छोटा नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनफैक्ट ये तो बड़ा ही है। यहां आप देखो 6 से भी बड़ा है और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये मिल जाएगा, यानी ये जो 6,8 ऑर्डर्ड पेयर है वो आपका आर के अंदर होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, इफ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है सच दैट जो ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हमें वहां से एक्स वाई के अंदर एक रिलेशन निकालना है। जो ए मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है, ए इज इक्वल टू 5x y 0। मैं आपसे कहूं कि यहां ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, 5x ये आ गया y ये आ गया 0। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है कि जो ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी यहां पे आ जाएगा 5x y 0 ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5y x 0। वी नो दैट कि अगर दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 5 5 के है, x y के है, यानी यहां से क्या मिल गया कि जो x है आपका वो y के इक्वल है। एंड आप ऑप्शंस में देखें तो बी ऑप्शन आपको यही दे रखा है, यानी इस वाले पार्ट में आप बी को यहां पर टिक करेंगे। केवल ए ट्रांसपोज निकाल लें, फिर दोनों को इक्वल रखें और वहां से उनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, हमें क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ cos x एंड हमें वो कह रहा है कि वैल्यू निकाल दीजिए f ऑफ 3π/4। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। f 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन में हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, केवल x के प्लेस पर उसको पुट कर देना होता है। तो जब हम f 3π/4 निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा f ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस cos 3π/4। अब cos 3π/4 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो हम यहां इस फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे, इस एंगल को। इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/4। ध्यान से देखिए, पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, तो 3π/4 को मैं पाई माइनस करके भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, यहां होता है 0 π/2 पाई, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज तो कॉस ही आ जाएगा π/4। और कॉस π/4 होता है आपका माइनस का 1/√2, π/4 होता है 1/√2, ये माइनस आ गया। मॉड्यूलस सिंबल का काम होता है अंदर वाली एब्सोल्यूट वैल्यू बताना, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 हमारे पास आ जाएगी। यानी जब आपको f 3π/4 निकालना है तो फंक्शन में जहां भी x है वहां पे आप 3π/4 रख दें और आपको f 3π/4 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 9 देखिए,
द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये किस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग रहेगा। तो हमारे पास द गिवन फंक्शन इज, वो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन 0 तो आपका डिक्रीजिंग होता है। तो हम एफ डैश एक्स निकालें, यानी इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर x के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू रख लो, नेगेटिव तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये वाली जो टर्म है वो हमेशा 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी देखो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, या अगर आप ये समझना नहीं चाहते तो आप यहां लिख दो फॉर ऑल, यानी सभी उन x के लिए जो रियल नंबर है, या फिर x में कोई भी रियल नंबर आप यहां पुट कर दें तो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ये पूरी टर्म आपकी पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 होगा सभी उन x के लिए जो आपके रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर्स पर ग्रेटर देन 0 है मतलब इंक्रीजिंग है, तो आप कहेंगे एफ एक्स इज, या फिर आप कहें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर, यानी सभी रियल नंबर्स पर जो आर है वो आपका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रेस्पेक्टिवली आर। तो ऑर्डर और डिग्री बतानी है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एंड हमारे पास डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। तो हमारे पास यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, ये रहा, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, पावर इसकी 1 है, यानी ऑर्डर हमारे पास 3 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी 1, यानी आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, इफ हमें कंडीशन दे रखी है वो मैं लिखता हूं कि ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे कैप, ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप जो है वो वैल्यू, तीनों की वैल्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों का सभी की वैल्यू 1 आती है। देन आपको ए वेक्टर बताना है कि ए वेक्टर किसके इक्वल होगा। अब जो वेक्टर मुझे निकालना है मैं वो मान लेता हूं कि हमारे पास जो ए वेक्टर है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है हमारे पास। तो पहले वाली कंडीशन कि ए डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल है, ए मेरे पास है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। आई कैप मतलब जे वाला स्केलर कंपोनेंट 0, के वाला स्केलर कंपोनेंट 0, तो आई 1, देखिए यहां 1 है, यहां x है, x आ गया, y वाले के साथ 0, z वाले के साथ 0 इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज x की वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से समझ पा रहे होंगे, x की वैल्यू मुझे मिल गई, दूसरे वाली कंडीशन से y मिल जाएगा, तीसरे वाली कंडीशन से z मिल जाएगा, और x y z मुझे मिल गया, मतलब मुझे a वेक्टर मिल गया। तो मैं यहां पर
अब दूसरे वाली कंडीशन ले लेता हूं, यहां पर ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे इज इक्वल टू 1। ये है मेरे पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। यहां पर है आई प्लस जे इज इक्वल टू 1। 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया, y इंटू 1 वाई, और z इंटू 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू मैंने अभी निकाली, दैट इज 1, मैं वो यहां पुट कर दूंगा, तो यहां पे आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरफ ले आएंगे, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x मिल गया, y मिल गया, z और निकाल लेते हैं इस वाली कंडीशन से। हमारे पास है ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू में 1, यहां पे पुट कर देंगे एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट इज आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू में 1। यहां पे ध्यान से देखिए, एक्स वाई इंटू 1 वाई, जेड इंटू 1 इज जेड इज इक्वल टू 1। एक्स और वाई की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, वो पुट करूंगा, और जेड की वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1, वाई की 0, जेड इज इक्वल टू में 1। इस तरफ ले आओ तो यहां पे जेड की भी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, विच इंप्लाइज की जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 यानी आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, विच इंप्लाइज की जो ए वेक्टर है वो आपका क्या आ गया, वो यहां पे सिंपली आई कैप आपको मिल गया, यानी आप इसके अंदर ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। तो सिंपल आप समझे कि क्वेश्चन को किया कैसे है। जो वेक्टर मुझे निकालना था वो पहले मैंने मान लिया कि जो ए वेक्टर है वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है। फिर उसका पहले वाली कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट किया, 1 के इक्वल दे रखा था, तो वहां से x मिल गया, दूसरे वाली से y मिल गया, तीसरे वाली से z मिल गया, x y z को यहां रखा और मुझे a वेक्टर यहां पर मिल गया है। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किस तरीके से है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स 2x स्क्वेयर, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास दे रखा है k। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन फंक्शन f गिवन एज इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू बता दीजिए। हम ये जानते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू उस गिवन पॉइंट पर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। अब अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये तीनों कंडीशंस आपस में क्या होगी, इक्वल। तो तीनों की वैल्यू निकालेंगे, आपस में इक्वल रखेंगे और फिर वहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें LHL, एट x इज इक्वल टू 0 हम काम कर रहे हैं। LHL क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस मतलब x जहां पर 0 से छोटा है, देखो 0 नहीं है मतलब 0 से छोटा और 0 से बड़ा, सभी के लिए यही फंक्शन है। तो LHL और RHL दोनों के लिए यही फंक्शन होगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x स्क्वेयर। यहां पर देखिए डायरेक्ट तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, हम यहां पे पुट कर देंगे x को 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 0 माइनस h अपॉन 2 इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर। तो यहां बन गया कॉस माइनस h। वी नो दैट कि जो कॉस माइनस थीटा है वो आपका कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, यानी जो कॉस माइनस h है वो आपका क्या है, 1 माइनस कॉस h अपॉन में
2h²। और यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, जो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h/2 एंगल का हाफ अपॉन में 2h²। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, यानी जो एंगल यहां पर है वही यहां हो जाए तो ये आपका 1 के इक्वल होता है। तो यहां h/2 है, यहां h/2 का स्क्वायर बना लूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 स्क्वायर h/2 अपॉन में h²/4 इंटू में 4, ऐसा लिख सकता हूं। 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। अब ये 1/4 ये वाला 4 है, इसको तो मैं बाहर ले लूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर है साइन h/2 और इसको भी मैं लिख सकता हूं h/2 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर लिख लें। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर यही वाली टर्म बन जाएगी। अब जो एंगल साइन के साथ है वही नीचे है, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पे आ गया 1/4 इंटू में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब LHL की वैल्यू मुझे मिल गई, मैं अब निकालूंगा RHL। ध्यान से देखिए कैसे मिलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन तो सेम रहने वाला है, 1 माइनस कॉस x अपॉन में 2x²। x को पुट कर देंगे 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। ये आप नीचे लिखेंगे, इसके हम स्पेस कम होने की वजह से साइड में लिख रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 0 प्लस h अपॉन में 2 0 प्लस h का स्क्वायर। सेम होने वाला है, जो यहां पे किया है वही हम यहां करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में 2h² कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन h/2 अपॉन h/2 का स्क्वायर, और ये 1/4 बाहर आ जाएगा, सेम तरीके से जैसे हमने LHL में किया है। अब यहां 1/4 आ गया आपका RHL का वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, k है। अब आप बोलेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सिंस द फंक्शन is continuous at x is equal to 0, therefore LHL is equal to RHL is equal to फंक्शन की वैल्यू एट 0। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से हम रख देंगे आपका 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू k। दो को कंपेयर कर लिया तो यहां से जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 आ गई है, और यही हमें क्वेश्चन में करना था, k की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमने समझा कि जब फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो ये आपस में इक्वल होते हैं, तो हमने LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकाल ली है, और फिर उन्हें इक्वल करके k की वैल्यू हमने यहां पर निकाल दी है। इसके बाद क्वेश्चन 21 का बी पार्ट देखिए। If x is equal to a cos t, y is equal to b sin t, then find d2y over dx²। यहां लिखते हैं हम 21 का b पार्ट। The given equations are, वो है x is equal to a cos t, y is equal to b sin t। मुझे क्या निकालना है, आपका d2y over dx² निकालना है। तो पहले तो हमें dy by dx निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं दोनों को अलग अलग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। आफ्टर दैट फिर हम dy by dx निकाल देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे dx ओवर dt क्या आ जाएगा, देखिए a cos t का होता है माइनस साइन t, dy by dt क्या आ जाएगा हमारे पास, b cos t आ जाएगा। ये है हमारा थर्ड, ये है फोर्थ। अब हम यहां फोर्थ को डिवाइड कर देंगे किससे,
थर्ड से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन dt इज इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा b cos t अपॉन में माइनस a sin t। ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन a cot t। तो ये आ गया dy बाई dx, यहां से मिल गई dy बाई dx की वैल्यू। अब मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे with respect to x on both side with respect to x। तो ध्यान से देखिए, इसका तो हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस b अपॉन ए कांस्टेंट है, cot t का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर t और t का हो जाएगा dt ओवर dx। अब अगर मुझे ये dt ओवर dx की वैल्यू और मिल जाए तो मैं यहां पुट करके इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर दूंगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, dx ओवर dt है मेरे पास, तो यहां से dt ओवर dx इसका उल्टा, तो 1 अपॉन माइनस का a sin t, ये मिल गई वैल्यू, ये मैं यहां पुट कर देता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, ये प्लस का हो गया b अपॉन ए कोसिकेंट स्क्वायर t और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस का a साइन t। ध्यान से देखिए, माइनस साइन यहां आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा b अपॉन a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन t ऊपर जाकर के कोसिकेंट t बन जाएगा और ये हो जाएगा कोसिकेंट क्यूब t, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस b अपॉन ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब t बन जाएगी। यहां पर आपने पहले जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको सॉल्व करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन t y t थीटा z जो भी दे रखा है, वहां से dy बाई dx निकालना है, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आफ्टर दैट फिर आपको यहां dt बाई dx मिल जाएगा जो उसका रेसिप्रोकल करने से आपको मिल जाएगा, वो यहां पुट करेंगे और d2y ओवर dx स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। हम इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक बार में ही निकाल देंगे। देखिए कैसे, आपको अंदर से वैल्यू सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब जो 1/2 है वो साइन 1/2 कितने पर होता है, साइन 31/2 होता है, यानी 1/2 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पे साइन 30 यानी साइन पाई बाई 6 लिख सकते हो। tan इनवर्स, tan जो है वो 1 कितने पर होता है, पाई बाई 4 यानी 40 डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा पाई बाई 6 प्लस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 4, 2 से 3 टाइम्स। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, देखिए cos पाई बाई 3, cos 60 होता है 1/2, 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। tan जो है वो 1 कितने पर होता है, पाई बाई 4 पर होता है, प्लस पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। तो जैसे ही आप एक्सप्रेशन को अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे, आपको पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो यहां पर मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 26 देखिए, शो दैट द डिटर्मिनेंट, ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू में कहीं भी थीटा नहीं आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपेंड करते हो वैसे कर देना है और इसमें आपका
थीटा नहीं आएगा तो आप बोल देंगे हेंस प्रूफ। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ जाएगा x, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर -1, तो यहां पे आया माइनस साइन थीटा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज इस रो इस कॉलम को छोड़ा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, यहां पे आ जाएगा प्लस में कॉस थीटा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस साइन थीटा माइनस फॉर्मूले से, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स कॉस थीटा। बस टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आ गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, यहां प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहां माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म तो कैंसिल हो गई आपस में, इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओगे बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो आपका 1 के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स क्यूब। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब यहां आपको कहीं थीटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप बोलेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूफ। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूफ। तो यहां पर इसके बाद क्वेश्चन 27 हमसे क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y is equal to mx, m is greater than 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and the x axis। तो यहां पर आप समझें कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है वो क्या है, द गिवन इक्वेशंस आर, वो है y is equal to mx एंड m is greater than 0। इसका यहां मतलब है जो m है वो greater than 0, x is equal to 1 and x is equal to 2। देखिए y, अब पहले तो हमें इसका फिजिबल जो ग्राफ है वो बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा तब हमें पता चलेगा। तो यहां आप ध्यान से देखें तो y is equal to mx, या मैं कहूं कि y is equal to में x, आप यहां देखो ग्राफ ऑफ y is equal to mx। जब आप इसमें x 0 लेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट तो ओरिजिन आ गया जिससे ये लाइन पास करती है। अब ओरिजिन से लाइन दो तरह से पास करती है, या तो वो ऐसे पास करेगी या फिर वो इस तरह से पास करेगी। तो यहां जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी m, सम पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां देखिए 0,0, जब x को 1 लिया तो y या तो नीचे की तरफ आना चाहिए था या ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो m है, अब हमें नहीं पता m क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि m पॉजिटिव है, यानी जब x आपका 1 होगा तो y जो है वो ऊपर की तरफ ही कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लो यहां आएगा तो लाइन ऐसे पास होगी, और अगर ये नेगेटिव होता तो x 1 पर ये यहां होता और लाइन इस तरह से पास कर रही होती। फिर उसके बाद लाइन है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 2 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इन दोनों लाइन और इस y इज इक्वल टू mx लाइन और x एक्सिस के बीच में एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, ये एरिया हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए लिमिट कहां से कहां है, 1 से 2। अब बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू में लिमिट 1 से 2 y ऑफ लाइन
वाई ऑफ लाइन इसको नाम दे देना 1, वाई ऑफ लाइन 1 dx। तो यहां पे आ गया 1 से 2, वो है mx dx। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 1 से 2। इस 2 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट पुट नहीं की जाती। तो यहां आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे आ गया m बाई 2, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1, सो 3m बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। यानी जो इस लाइन और इन दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है वो 3m बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 573 टू द लाइन। ये हमें लाइन दे रखी है, मान लो ये लाइन आपकी ए बी है और एक पॉइंट है दैट इज पी जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 573। इससे हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और उस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो क्यू है। तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें बताना है। अब जब क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बता सकते हो और इमेज भी इसके बाद वाला कंसेप्ट है, बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेन कंसेप्ट आप इसे कह सकते हैं। तो यहां पर इसको निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हम इस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जब इस वाले पार्ट को आप लैम्डा के इक्वल रखोगे तो यहां 3 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 3 लैम्डा, ये इधर जाएगा तो ये आ गया प्लस का 15, ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा और ये इधर प्लस का चला जाएगा प्लस का 29, ये माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस लाइन ए बी पर किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम बोलेंगे बी द आर द कोऑर्डिनेट्स are the coordinates of any point on line AB। अब देखिए इस लाइन AB पर ये किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जो Q पॉइंट है हमारा वो भी तो लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये इस Q के कोऑर्डिनेट है। हम बोलेंगे फॉर some value of lambda these are the coordinates of q। ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं तो drs of pq में लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 z1 एंड एक दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, और मैं आपसे कहता हूं इस लाइन के drs बता दो, तो वो होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये इस लाइन के drs होते हैं। तो यहां पर q के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं, p के हैं, तो pq के drs क्या हो जाएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, तो 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5 यानी कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस में 10। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 लैम्डा प्लस में 22, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 2। उसके बाद मैं कहूं कि drs ऑफ ए बी वो क्या हो जाएंगे, drs ऑफ ए बी है 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5। एंड आप बोलेंगे कि बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके drs के प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। यानी 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस में 10 प्लस 8 इंटू में 8 लैम्डा प्लस 22 माइनस 5 इंटू माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। और यहां इस कंसेप्ट का यूज करके मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा और फिर लैम्डा की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो हम यहां
करते हैं सॉल्व। 9 लैम्डा प्लस 30, 64 लैम्डा प्लस 172 प्लस 25 लैम्डा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 7 to 9 और 0 हो गया आपका, दिस इज, ऐड करते हैं, 9 है, 64 है एंड 25 है, 98 लैम्डा। इसके बाद है 30, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 10 20 और ये हो जाएगा प्लस का 192 इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ, 98 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 192, यहां पे 64, ओके यहां एक मिस्टेक हो गई है, 8 टू जा 16, 176 होगा, यानी ये यहां पे आ जाएगा 196 और ये भी आ जाएगा 196, 98 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दूंगा यहां पर, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। आप कहें कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू और आई मस्ट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो देखिए यहां रखोगे माइनस का 2, तो -6 प्लस 15, -6 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यहां पुट करोगे -16 प्लस 29, ये हो जाएगा 13 एंड यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 15, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास 9, 13 एंड 15 यहां पर आ गया है। पहले मैंने इस लाइन की, एक बार रिकेप करवा रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखा, तो मुझे इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैंने कहा कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये आपके इस क्यू के कोऑर्डिनेट है। जब क्यू के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए तो मैंने पी क्यू के डीआरस लिख दिए, पी क्यू के डीआरस लिख दिए, ए बी के डीआरस मेरे पास है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट का सम है वो 0 के इक्वल होगा। वहां से मैंने लैम्डा निकाल लिया और लैम्डा को वापस यहां रखा है, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स दे रखे हैं हमें, ए वेक्टर हमें दे रखा है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। आप ध्यान से समझें, मैं कहता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पर, दोनों पर परपेंडिकुलर क्या होगा, जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक वेक्टर मिलेगा, और वो जो वेक्टर होगा वो इन दोनों पर क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है जो उन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। और यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको उसी के क्रॉस प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिन भी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। एक तो वो कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा वो कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हो गया 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, आई माइनस आई 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इसके बाद कहोगे परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं सी वेक्टर, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए ये थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, इसे बार बार लिखने से बेहतर है कि मैं इसे कुछ और नाम दे रहा हूं, दैट इज सी। आई जे के, पहले
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट 2 3 4 और फिर इसके 0 -1 -2। नाउ अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे आ जाएगा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 6 माइनस, और ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस जे। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 माइनस 0 प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -0, तो यहां पे आ गया माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप, दैट इज सी वेक्टर। सी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालोगे तो -2 का स्क्वायर 4, 16 4 यानी √24, √24 को लिख सकते हो 4 इंटू में 6, वो हो जाएगा 2√6, दैट इज सी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, वो क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, या फिर शॉर्ट में आप लिख सकते हो सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मॉड्यूलस, दोनों में से कोई एक लिखेंगे आप। तो वो आया है माइनस का 2i 4j माइनस का 2k अपॉन में 2√6। तो ये हमारे पास जो सी कैप है वो क्या आ जाएगा, देखिए इसके डिवाइड में लाएंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन √6i, यहां 2 ऊपर बचेगा, 2 अपॉन √6j एंड यहां पे माइनस का 1 अपॉन √6k कैप। तो ये मेरे पास वो यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। की कंसेप्ट क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, वो एक वेक्टर होता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो उसको उसके ही मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं और हमें आपका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मुझे इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहां पर जेड हमें ये दे रखा है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का। सबसे पहले ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसके लिए हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। आप ध्यान देंगे इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो x को 0 रख देंगे तो यहां पे आ गया y 2 हो गया, y को 0 रखेंगे x आ जाएगा 8/3। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ दूसरे वाली लाइन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। यहां पर x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा 11/2 और y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 11/5। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ को हम यहां पर बना रहे हैं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से देखिए x0 y2 कहां पर है, यहां पर। x 8/3 8/3 यानी 2.6 समथिंग, तो 2.6 समथिंग यहां पे वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये बन गई आपकी लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। उसके बाद 11/2 यानी कि 5.5, तो x0 y 5.5 हो जाएगा 3 4 5 5.5 यहां पर। 11/5 यानी कि 2.2,
तो 2.2 इससे थोड़ा नीचे इस तरफ यहां पे होगा। दोनों को कर दीजिए मैप इस तरह से। दिस इज योर सेकंड लाइन, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। तो पहले आप इस वाली लाइन में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू वाला साइन छोड़ दें, इनइक्वलिटी वाला साइन लें। इन लाइन के इस तरफ ओरिजिन है, मैं ओरिजिन इसके अंदर रख देता हूं, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। देखिए इस लाइन के इधर हाफ प्लेन, इधर हाफ प्लेन, तो इधर वाले हाफ प्लेन में से या उधर वाले हाफ प्लेन में से कोई एक पॉइंट रखना होता है। अब ओरिजिन को रखना सबसे आसान हो जाता है क्योंकि वैल्यू 0 0 में आती है, तो हम ओरिजिन को रख लेते हैं। ओरिजिन को मैं यहां पे रखता हूं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8, यानी 0 इज ग्रेटर देन 8। क्या ये बात सही? नहीं, ये बात गलत है। यानी इस वाली लाइन का फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। सेम यहां पे रखोगे, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 11, यानी इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ध्यान से देखिए इसका फिजिबल रीजन क्या बन रहा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका फिजिबल रीजन बन रहा है ये वाला पार्ट, यानी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। अब तो ये केस और आगे बढ़ गया क्योंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट निकाल लो। देखो ये तो मुझे पता है, दिस इज ये पहले वाली लाइन है 2x प्लस 4y, ये है 0 8/3, 0। ये वाला पॉइंट तो है 8/3, 0, और ये वाला पॉइंट भी है आपका 0, 11/2, और ये वाला इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। दूसरे वाले में 2 आ रहा है, यहां 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां माइनस माइनस, यहां माइनस का 7x माइनस का 14, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2, x 2 यहां रख दो, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इधर ले आओ, 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2, यानी ये वाला पॉइंट आ गया 2, 1/2। अब ध्यान से देखेंगे 2, 1/2। अब आप पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे, एंड उसके नीचे आप z की वैल्यू निकालेंगे। z एट नाम दे देते हैं कुछ, दिस इज a b c। तो यहां पे z एट a यानी 0, 11/2, तो यहां रख दोगे 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 11/2, 2 से 40, यहां पे आ जाएगा 440। उसके बाद z एट b यानी कि 2, 1/2 रख दो, 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2, 2 से 40, यहां पे आ गया 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160। उसके बाद z एट c, c क्या आ रहा है हमारा, c है 8/3, 0, यानी 60 इंटू 8/3 प्लस 0, ये भी आ गया 160। अब जब हमारे पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो हम क्या ड्रा करते हैं, हम सबसे पहले ड्रा करते हैं z लेस देन मिनिमम, क्योंकि फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करना होता तो z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू जो उन कॉर्नर पॉइंट्स पर आ रही है। यानी हम ड्रा करेंगे, वी ड्रा इनइक्वालिटी z, we draw inequality z लेस देन मिनिमम वैल्यू। z क्या है मेरे पास, 60x प्लस में 80y इज लेस देन 160, ये हम ड्रा करेंगे। और यहां पर ध्यान से देंगे कि इज इक्वल टू का साइन नहीं लेना है, केवल आपको इनइक्वालिटी का साइन लेना है, लेस देन। तो अब इसका ग्राफ बनाना होगा, यहां पे x, यहां पे y। जब आप x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 2, जब y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 160 ओवर 60, यानी 2 से 8, 8/3, 8/3, 0, 0, 2। यहां ध्यान से देखिए तो ये कुछ पॉइंट कॉमन दिख रहे हैं मुझे, तो 0, 2 कहां होगा, यहां पर 0, 2 यहां पर, 8/3, 0 यहां पर, यानी जो ये वाली लाइन है वो यही लाइन है जो आप ये लाइन ड्रा करेंगे। अब देखो आप इसमें तो ऐसा हो गया है कि इसी लाइन के ऊपर आ रही है, लेकिन जब आप ये लाइन ड्रा करते हो तो इससे अलग भी बनती है।
इस वाली लाइन को हम डॉटेड ड्रा करते हैं। देखो इसके ऊपर मैं बना रहा हूं डॉटेड। क्यों डॉटेड क्यों ड्रॉ करते हैं? अगर हम डार्क लाइन बनाते हैं उसका मतलब होता है कि उस वाले पार्ट में आपका वो फिजिबल रीजन भी इंक्लूडेड है, मतलब सॉरी उस लाइन के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं आपकी डॉटेड लाइन डार्क डॉटेड बनाता हूं तो मतलब उसके ऊपर या नीचे, बट उस लाइन का कोई भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। 0 0 रख देंगे, 0 + 0 इज लेस देन 160। सही बात है, यानी इसका फिजिबल रीजन इस तरफ होगा और लाइन का कोई भी पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आप ध्यान से देखो कि लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं, और ऊपर वाले में आपका ध्यान से देखें, क्या ऊपर वाले फिजिबल रीजन और इस वाले फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब अगर इनमें कॉमन नहीं आता है तो मिनिमम वैल्यू वही हो जाएगी जो पहले थी, और अगर कॉमन आ जाता है तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू जो पहले थी वही हो जाएगी, और अगर कॉमन आ जाता है तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ध्यान से देखें, हेयर z लेस देन मिनिमम हैव नो कॉमन रीजन, सो आप कहोगे बट यहां भी केस है, यहां भी मिनिमम 2 पॉइंट पर आ रही है। 2 पॉइंट पे आने का मतलब है जिस लाइन पे आ रही है उसके हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बी सी लाइन कौन सी है, ये है। इस वाली लाइन के हर पॉइंट पर मिनिमम होगा। सो जेड इज मिनिमम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन 3x + 4y = 8। और यही हमें बताना था कि कहां पर वो मिनिमम है। आप समझेंगे, थोड़ा सा यहां डिफिकल्ट है और क्वेश्चंस यहीं पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आपका अनबाउंडेड वाला केस आता है तो आपको मैक्सिमम तो z ग्रेटर देन मैक्सिमम और मिनिमम तो z लेस देन मिनिमम ड्रा करना पड़ता है। यहां स्पेशल केस हो गया कि वो इसी लाइन पे आ गया, बट डॉटेड ड्रा करते हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वही वैल्यू जो पहले आई थी, और अगर कॉमन आ जाता है तो कोई मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी।